नमस्कार। तो आइए आज हम एनसीईआरटी जीएस फाउंडेशन क्लास के अंतर्गत भूगोल का कक्षा प्रारंभ कर रहा हूं और भूगोल की कक्षा के अंतर्गत हम आज पढ़ाएंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। अपने भारत को जानो का यह चौथा एपिसोड होगा और भारत की भूगर्भिक संरचना का पहला एपिसोड। भारत की भूगर्भिक संरचना को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ताकि कंपटीशन में हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे, हम इसको 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास का लंबाई भी छोटा रखना है और यही कारण है कि हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। तो भारत की भूगर्भिक संरचना को आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य का ही एक भाग था और कालांतर में धीरे धीरे छिटक कर सूर्य से अलग होकर जो ग्रह है, 8 ग्रह हैं और कुछ बौने ग्रह हैं, तो वो सारे जो है वो सूर्य का ही एक भाग था और लगभग 0.1% जो मैटर है वो ग्रहों में छिपा हुआ है। बाकी 99.9% जो भाग है वो सूर्य में ही है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुआ तो काफ़ी समय तक ये गर्म दहकता हुआ गोला था और लंबा समय लगा इसे ठंडा होने में, और जब ठंडा हो गया तो धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये चट्टान कहाँ है? तो ऊपरी जो हम मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी के नीचे हैं और कहीं कहीं ये मिट्टी से ऊपर भी उभरा हुआ है, जिसे कि हम पहाड़ के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो चट्टानों का निर्माण होने में लंबा समय लगा और बाद में फिर मिट्टी का निर्माण हुआ। मिट्टी का भी निर्माण होने में लंबा समय लगा और तब कहीं जाकर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे कि भारत का जियोलॉजिकल यानी भूगर्भिक संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो किस प्रकार के हैं, किन प्रकार के पत्थरों से, किन प्रकार के चट्टानों से भारत की जो आंतरिक जमीन है, जो आंतरिक भाग है, उसका निर्माण हुआ है और उसमें किस किस प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं, इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि भारत में जो चट्टानों का क्रम है, क्रम मतलब एक श्रृंखला होता है, कहीं जाके लुप्त हो जाता है, फिर कहीं मिलता है, फिर कहीं मिलता है, इस तरह से ये श्रृंखला लगातार नहीं है। ठीक है, तो ये श्रृंखला चूंकि पृथ्वी में काफ़ी बदलाव होता रहा है ना, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा जो धरती है वो पहले एक ही जो महादेश है, जो अभी 7 महादेश हम लोग देखते हैं, तो एक ही पेंजिया नामक जो है स्थान था और उसी में सब मिला हुआ था। कालांतर में क्या हुआ कि आंतरिक हलचल के कारण, चूंकि ऊपर में पत्थर का जो प्लेट है उसके नीचे धरती का जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल है और उसमें पत्थर तैरते रहता है, तो क्या है कि काफ़ी समय तक वो पेंजिया नामक एक महादेश ही अस्तित्व में रहा और बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण वो 2 भाग में टूट गया। महासागर भी एक ही था, पैंथलसा, एक ही महादेश, एक ही महासागर, महादेश पेंजिया और महासागर पैंथलसा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो टूट गया, पेंजिया टूट गया और उत्तर का जो भाग है वो बन गया अंगारा लैंड और जो दक्षिण का जो भाग है, जिसमें भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर ये सब आते थे, ये बन गए गोंडवाना लैंड। और बाद में कालांतर में क्या हुआ कि भारत वो दक्षिण अफ्रीका से टूटकर, यानी गोंडवाना लैंड की भूमि एक टूटकर और अंगारा लैंड से टकराया। ठीक है, और इसी तरह से अनेक महादेश और अनेक महासागरों का निर्माण हुआ। और यही कारण है कि जो पत्थर है जिस पर कि हमारा जमीन टिका हुआ है, तो पत्थर में बदलाव होता गया। तो पत्थरों का एक जो क्रम है उसके बारे में आज हम समझेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझने योग्य है जिसको कि हम बारी बारी से समझेंगे। हम पेंजिया और अंगारा लैंड के कंसेप्ट को बाद में हम विस्तार से भी समझेंगे। अभी चलते हैं कि भारत में जो चट्टानों का क्रम है उसको कितनी भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो मोटे तौर पर देखिए कि 6 भाग में चट्टानों के क्रम को हम लोग बांटते हैं। भारत की प्रमुख चट्टानों का जो क्रम है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये जो 6 हमने दिखाया है, ये जो 6 हमने दिखाया है,
आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप। ये जो 6 है, ये 6 पेनिनसुलर इंडिया, यानी ये इधर की बात करता है, ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का दक्षिणी भाग है, जो मुख्य भूमि माना जाता है, भारत का सबसे जो प्राचीन भूमि है गोंडवाना लैंड की भूमि है, ठीक है। तो ये पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है वो 6 है, ठीक है। और बाद में जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड टकराया तो बीच में जो महान टेथिस सागर था, तो उसका पानी जो है हिंद महासागर की तरफ पीछे चला गया, ठीक है। ये यहाँ पर जहाँ पर आज हिमालय देख रहे हैं वहाँ क्या था, टेथिस सागर कभी बहुत विशाल सागर था, प्रशांत महासागर से भी बड़ा था, तो इसका पानी सब इधर चला आया, ठीक है। और ये अंगारा लैंड की भूमि जो है गोंडवाना लैंड से टकरा गया और टकराने के फलस्वरूप ये वर्तमान भारतीय भूमि का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसमें ये जो पुराना वाला भाग है, ये जो आप पुराना वाला भाग देख रहे हैं, ये गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक है। इसी का कुछ श्रृंखला टूटकर इधर आ गया, ये मेघालय का जो पठार है तो इधर आ गया, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड और इधर का जो एशियाई प्लेट है तो वो है। तो जो प्राचीन भूमि है यानी गोंडवाना लैंड या प्रायद्वीपीय भारत कहें या पेनिनसुलर इंडिया कहें, तो इसको हम 6 भाग में, यहाँ पर मिलने वाले जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, इनको 6 भाग में बांट सकते हैं। आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप। और बाद में जब नया युग आया, युग के बारे में भी हम एक विस्तार से क्लास लेंगे कि कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद किस काल में किस प्रकार के पत्थर रहे, ठीक है, और कब कब किस प्रकार का जीवन का विकास हुआ, इसके बारे में हम सेपरेट क्लास लेंगे। परंतु अभी देखिए क्या है कि ये गोंडवाना लैंड का ये तो पुराना है। अब जब नया युग आया तो नया युग जो है 2 भाग में हम बांटते हैं नया काल को। एक है टर्सरी युग यानी तृतीयक युग और दूसरा है क्वार्टरनेरी युग, ठीक है। तो ये टर्सरी युग में जो चट्टानें निर्मित हुआ है, तो टर्सरी युग में जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की भूमि टकराया, ठीक है, तो यहाँ की भूमि थोड़ी सी ऊंची उठ गई, ठीक है, जो जिससे कि हिमालय पर्वत जो मुर्दार पर्वत है उसका निर्माण हुआ। तो ये वाला जो क्षेत्र है तो ये हो गया टर्सरी युग में, है ना। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो वो टर्सरी युग में, और जब हिमालय का निर्माण हो गया तो ये जो विशाल गड्ढा था, इस गड्ढा को भरने के कारण, ठीक है, इधर से काट कर लाई गई मिट्टियों के कारण ये जो गंगा का विशाल मैदान का, गंगा जमुना का जो विशाल मैदान का निर्माण हुआ, तो उन मिट्टियों को हम क्वार्टरनेरी चट्टानें कहते हैं। यहाँ पर जो निर्माण हुआ क्वार्टरनेरी, ठीक है। तो समझ गए कि ये दक्षिण भारत की जो है ये 6 है और ये 2 जो है उत्तर भारत की है, जिसमें मैदानी भाग और हिमालय का भाग आता है। तो इस तरह से भारत की प्रमुख चट्टानों को हम मुख्यतः 6 और 2 और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिसका कि निर्माण बाद में हुआ, क्वार्टरनेरी चट्टानें और टर्सरी चट्टानें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार का। अब कैसे कैसे है इसको आप समझिए, कैसे समझेंगे तो यहाँ देखिए, ये भारत का मानचित्र है जिसमें हम पत्थरों का जो क्रम है उसको हमने दिखाया, ठीक है। कैसे दिखाया तो ये देखिए, सबसे पहले आ जाइए आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें ये रेड कलर से जो दिखाया गया है, रेड कलर, ये यहाँ से लेके यहाँ, 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 यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इधर है और फिर थोड़ा सा इधर है, ठीक है। तो ये आर्कियन क्रम हो गया। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये हमने बैगनी कलर से दिखाया है। तो ये वाला जो भाग है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा यहाँ तक, ये क्या है तो ये धारवाड़ क्रम है। कुडप्पा क्रम, कुडप्पा क्रम की चट्टानें ये ब्लू कलर से है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा जो छूटा हुआ है, ये सब, ये भाग, ठीक है, ये भाग, ये भाग, ये कुडप्पा है, ठीक है। फिर जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है, ग्रीन जो विंध्य पर्वत क्षेत्र है, तो ये सारा क्या हो गया, ये इधर है, थोड़ा सा इधर है, ये विंध्यन क्रम, ये विंध्य पर्वत के आसपास का जो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, चूंकि गोंडवाना भूमि है ही, ठीक है, तो ये वाला भाग हो गया, ये हो गया, ये सब भाग हो गया, यहाँ पर है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। और फिर है दक्कन ट्रैप।
ये बहुत बड़ा भाग है। तो दक्कन ट्रैप कौन है? तो ये गुलाबी वाला भाग है, ये सब दक्कन ट्रैप है। ये भी गोंडवाना का ही भूमि है, लेकिन इसका निर्माण थोड़ा सा बाद में हुआ है, ठीक है। तो ये, और फिर आ जाइए टर्सरी चट्टानें। तो जैसा कि हमने बताया टर्सरी चट्टानें क्या है, तो ये हिमालय वाला भाग है, ये सब टर्सरी चट्टानें हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ये, ठीक है। और क्वाटरनेरी चट्टानों को हम ले लें तो ये जो विशाल मैदान है, इधर भी थोड़ा सा आ जाएगा, यहाँ पर थार का मरुस्थल में, ठीक है। और यहाँ से लेके ये जो तटीय मैदान है, ठीक है, जो कोस्टल इलाका है यहाँ से यहाँ, ठीक है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तो ये क्या है, क्वाटरनेरी चट्टानें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से देखिए भारत की जो प्रमुख चट्टानों था उसको हमने संक्षेप में बताया। अब इसको विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार में पढ़ने से पहले एक चीज़ और समझना पड़ेगा, और वो समझना पड़ेगा कि कब कब किस काल में चट्टानों का कैसे कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। तो भारतीय चट्टान पद्धति, इसको हम समझते हैं, भारतीय चट्टान पद्धति, रॉक सिस्टम इन इंडिया। रॉक सिस्टम इन इंडिया के अंतर्गत हम पूरे जो काल है उस कालखंड को हम 4 भाग में बांटेंगे। 4 भाग में पहला भाग हो गया आद्य महाकल्प या आर्कियन, दूसरा भाग हो गया पुराण महाकल्प, ये पुराना, और तीसरा हो गया द्रविड़ियन, द्रविड़ महाकल्प, ठीक है, और चौथा हो गया आर्य महाकल्प। ऐसा इसलिए कि एक भूगोलवेत्ता थे टी.आर. हॉलैंड। टी.आर. हॉलैंड ने कहा कि जो यूरोपीय पद्धति से जो विभाजन किया गया है तो भारत के लिए ये उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए भारत का जो चट्टान है, जो रॉक सिस्टम है, उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसका विभाजन किया जाना चाहिए। तो इसलिए इस तरह से किया गया, ठीक है। अब है कि इसकी साम्यता भी हम अगले क्लास में जो पूरा विश्व का जो वर्गीकरण है, ठीक है, और जो कालखंड है, कैसे कैसे किस किस काल में कौन कौन से चट्टान का निर्माण हुआ और किस किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते थे, डायनासोर किस युग में पाए जाते थे, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि भारतीय चट्टान पद्धति के 4 स्वरूप हैं, ठीक है। आद्य महाकल्प, जिसको आर्कियन कहा जाता है, ये सबसे पुराना जो है चट्टान है, ठीक है, ये सबसे पुराना चट्टान है, और इसके अंतर्गत जो है 2 चट्टान। तो सबसे पहले आर्कियन क्रम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, और फिर उसके बाद धारवाड़ क्रम। ये जो आर्कियन, और ये कब का काल है, ये लगभग जो है 3.5 अरब साल पहले का काल है, ठीक है। 3.5 अरब साल पहले इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण शुरू हुआ था, यानी 350 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जब कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते थे। इसलिए इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के जीवाश्म जो फॉसिल हैं वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और सुविधा के दृष्टिकोण से इसे प्री कैम्बियन ईरा भी बोला जाता है, प्री कैम्बियन, ठीक है। इन चीज़ों को समझने के लिए हम अगले क्लास में विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि इनको ये कहा जाता था, ठीक है। अब दूसरा है पुराण महाकल्प। तो ये क्या है, ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक। अब मेटामॉर्फिक क्या है, जब चट्टानों का रूपांतरण हो जाता है, किसी भी प्रकार के चट्टानों का रूपांतरण हो सकता है, उसको अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसे रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम है, तो इनका जब रूपांतरण हुआ तो रूपांतरण होने के कारण ही ये पुराण महाकल्प में, ठीक है, ये पुराण जो समय था, पुराण का जो समय था जो आर्कियन के बाद आया, ठीक है, तो उसमें 2 प्रकार के 2 सीरीज को हम रखते हैं, एक जो है कुडप्पा क्रम और दूसरा जो है विंध्यन क्रम, ठीक है। तो ये 2 हो गया, और फिर तीसरा में आ जाइए द्रविड़ महाकल्प, द्रविड़ियन, ठीक है, और ये प्लियोजोइक रॉक्स हैं, ठीक है। प्लियोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ, जब जो है जीव जंतु धीरे धीरे पृथ्वी पर बसने लगे थे, ठीक है। इसको कार्बोनिफेरस काल भी कहा जाता है, इनका विभाजन किया गया है, हम अलग से इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार में यहाँ पर अगर पत्थरों को देखा जाए तो यहाँ विशेष करके ये इसके अंतर्गत हमने नहीं रखा है, पीछे विभाजन में नहीं रखा है, लेकिन इस काल के जो पत्थर हैं उसको कैम्ब्रियन या फिर कार्बोनिफेरस कहा जाता है, जो कि आपको इस 6 के अंतर्गत नहीं था, ठीक है। ये अलग से हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। फिर आर्य महाकल्प की बात करें, आर्यन, तो ये रिसेंट है। तो रिसेंट में क्या है, गोंडवाना क्रम है, दक्कन क्रम है, और ये तो सारा पर्यायद्वीपीय भारत का हो गया, पेनिनसुलर इंडिया का। और जो उत्तरी भारत है, जिसमें हिमालय और गंगा जमुना के मैदान आते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा के मैदान आते हैं, तो ये टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनेरी चट्टानें।
तो ये भारत का रॉक सिस्टम है जो 4 भाग में बटा हुआ है, और 4 भाग में कुल मिला के कितना हमने देखा, तो 6 4 10 प्रकार के चट्टानों का सिस्टम हमने देखा। ठीक है, अब आ जाइए हम चट्टानों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चट्टान को हम समझ लेंगे तब क्या होगा कि हमें और भी चीज़ें समझने में क्लियर होगा, क्योंकि एक क्लास का इंटरलिंकिंग दूसरे क्लास से होता है। इसीलिए इस सीरीज के अंतर्गत जो भी क्लास है, सारे क्लास को अगर आप देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसलिए इसके बाद भी जो हम क्लास लेंगे, 2 क्लास और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पर लेंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, और जब समझ जाएंगे तो किसी प्रकार का गलती नहीं होगा। कंपटीशन में आराम से आप क्वेश्चन को सही करके आ सकते हैं, चाहे वो पीटी का सवाल हो या मेंस का सवाल हो। ठीक है, लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर रहने के कारण उन्हें याद भी नहीं रहता है, कितना रटेंगे। तो ये जरूरी है कि आप पहले कंसेप्ट को समझिए, और कंसेप्ट समझाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पॉपुलैरिटी में नहीं जाना है, आप ये देखिए कि सब्जेक्ट मैटर को कौन गहराई से पढ़ा सकता है, उनका जो है क्लास कीजिए, उनका वीडियो देखिए। ठीक है, तो चट्टानों के जो प्रकार हैं, तो मुख्यतः चट्टानों को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला जो है अवसादी या परतदार चट्टान है, अवसादी या परतदार चट्टान। दूसरा है आग्नेय चट्टान, और तीसरा है रूपांतरित या कयांतरित चट्टान। अब चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, तो अवसादी या परतदार चट्टान की बात करें तो मिट्टी के परत दर परत जमने से, जैसे एक परत जम गया, फिर कुछ साल बाद, 10 साल 20 साल लाख साल के बाद फिर इस मिट्टी पर दूसरा परत जम गया। ठीक है, फिर 1 लाख 2 लाख, है ना, चूंकि पृथ्वी का तो बहुत बड़ा उम्र है, 1 करोड़ साल बाद एक दूसरा। ठीक है, ऐसे परत दर परत जमने से ये जो इस पर जब अधिक दबाव पड़ा तो ये अवसादों के कारण जो है परत दर परत जमने के कारण इस प्रकार के पत्थरों का निर्माण हुआ। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार के पत्थरों में सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो कोयला है। कोयला को आप देखेंगे तो परत दर परत मिलेगा। ठीक है, चौक, जिस चौक से हम लिखते हैं, चट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, नमक, डोलोमाइट, सिल्ट, ये सब सारे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स अर्थात अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आइए दूसरा आग्नेय चट्टान, आग्नेयस रॉक्स। तो आग्नेय रॉक्स क्या है कि जब ये परतदार या अवसादी चट्टान काफ़ी जो है समय बीत गया, और काफ़ी लंबा समय बीत गया, तो ये फिर क्या हुआ कि आग्नेय चट्टान में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इस प्रकार के चट्टानों ये कठोर होता है, काफ़ी कठोर होता है, और इसमें परत नहीं पाया जाता है। ठीक है, परत नहीं पाया जाता है, और जीवाश्म का भी थोड़ा अभाव रहता है, कहीं कहीं रहता है लेकिन ज़्यादातर अभाव रहता है। तो इस प्रकार के पत्थरों में हम देखें तो बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ऑब्सीडियन है और पेग्माटाइट है। ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, अब क्या है, तीसरा है रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित मतलब क्या, यानी एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी मेटामॉर्फोसिस, जो रूप बदलता है। तो कई कारण से लंबे समय तक दबाव और तापमान के कारण क्या हुआ कि मेटामॉर्फिक जो है हर चीज़ों में होते रहता है। जैसे जो हमारे जीवाश्म है, जीव जंतु पेड़ पौधा, जो काफ़ी लंबे समय तक दबाव रहा तो वो तेल में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया। ठीक उसी प्रकार पत्थरों में भी परिवर्तन होता रहा। तो ये रूपांतरित किसका रूपांतरित हो सकता है, तो अवसादी चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का भी रूपांतरण हो सकता है, और खुद रूपांतरित जो चट्टान है उसका भी रूपांतरण हो सकता है। ठीक है, तो रूपांतरण किसी, यानी मुख्य रूप से अगर पत्थर को देखें यानी चट्टान को देखें तो 2 ही प्रकार है, अवसादी और आग्नेय। ठीक है, और इनका जब रूपांतरण होगा, अवसादी का जो रूपांतरण होगा, आग्नेय का जब रूपांतरण होगा, तो ये हो जाएगा रूपांतरित चट्टान या कयांतरित चट्टान। इसको मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। और इन पत्थरों में क्या, जैसे संगमरमर, मार्बल का पत्थर आता है, स्लेट आता है, क्वार्टजाइट आता है, सिस्ट, नीस, फाइलाइट। ठीक है, ये सब सारे पत्थर जो है वो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, संगमरमर जो है इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। तो अब समझ गए पत्थरों के बारे में। तो आगे अब चलिए हम लोग बारी बारी से, जो हमने यहाँ देखा था हमने आर्कियम क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्सरी और क्वाटरनरी, इनके बारे में बारी बारी से पढ़ना है। ठीक है, इस क्लास में हम एक चट्टान के बारे में यानी आर्कियन क्रम, इस सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, और बाकी सारे के बारे में संक्षिप्त में बताएंगे, और फिर अगले क्लास में हम जो है सारे पत्थरों के बारे में बताएंगे। ये सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्कियन क्रम। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें ये रवेदार होता है, यानी रवा होता है। ठीक है,
क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप का होता है, ठीक है। और इसमें जीवाश्म का अभाव होता है। क्यों जीवाश्म का अभाव होता है? कि जब इन पत्थरों का निर्माण हुआ था उसमें पृथ्वी पर कोई जीव जंतु था ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये जो है जीवाश्म का इसमें अभाव पाया जाता है। ये आर्कियन क्रम की ज़्यादातर चट्टानें जो है अधिकांश लगभग 99% जो है रूपांतरित हो चुका है। काफ़ी लंबा समय हो गया, सब का जो है सब में मेटामॉर्फोसिस हो गया है, तो रूपांतरित हो गया। ऐसे आर्कियन क्रम में अभी वर्तमान में कौन? तो नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट दिखाई पड़ते हैं। इसकी विस्तार की अगर बात करें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार के आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्वी यानी ये अरावली वाला रेंज में मिलता है, ठीक है। इसको अगर हम पर्यायद्वीपीय भारत का 2/3 यह पाया जाता है, यह चट्टान जो है पर्यायद्वीपीय भारत का 2/3 पाया जाता है। और इसके 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन है? तो बुंदेलखंड नीस है, नीस चूंकि चट्टान का प्रकार है, ठीक है, बंगाल नीस और नीलगिरी नीस। अगर भारतीय मानचित्र पर इसको देखें कि कहाँ कहाँ इस प्रकार का चट्टानें हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बुंदेलखंड नीस की बात करें तो ये आपका हो गया बुंदेलखंड नीस, ठीक है। ये अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली पर्वत जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। उसके बाद बंगाल नीस, ये अगर देखें तो ये बंगाल नीस है, ठीक है। और नीलगिरी नीस ये यहाँ तक क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसको अगर राज्यवार आप देखें तो ये कहाँ कहाँ, तो देखिए ये तमिलनाडु है, ठीक है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान हो गया, ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ये बटा हुआ है, ये बंगाल। तो इस तरह से आर्कियन क्रम की चट्टानें बटा हुआ है। अब जो है इसी प्रकार से हम धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, दक्कन ट्रैप, गोंडवाना क्रम, इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में हम देखते हैं, ठीक है। और संक्षेप में हमने यहाँ पर एक जो है रेडी रॉकनर जो है स्लाइड लगाया है, थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन आराम से देखिए। आर्कियन क्रम के बारे में जो हम बता चुके हैं, तो ये जो है भारतीय प्राचीनतम चट्टानें हैं। नीस, ग्रेनाइट, नेफेलाइन, साइनाइट, शिस्ट पाया जाता है। पर्यायद्वीपीय पठार के 2/3 क्षेत्र में विस्तृत है। ये चट्टान जीवाश्म रहित है, इसलिए इसमें धात्विक व अधात्विक प्रकार के खनिजों की प्राप्ति होती है। हिमालय के मध्य श्रृंखला के कुछ भाग में भी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के निक्षेप पाए गए हैं। क्षेत्र जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। अरावली पूर्वी घाट में भी इस प्रकार के बलित संरचनाओं का विकास इसी चट्टानों से होता है। जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये इस प्रकार के। मुख्य हिमालय के गर्भ में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ये इसका फिगर है जो कि अभी हमने बताया था, ठीक है। तो आर्कियन क्रम हो गया। अब दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका धारवाड़ क्रम। धारवाड़ क्रम क्या है? आर्कियन समूह के पश्चात इसका निर्माण हुआ है। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है, और खास करके परतदार अवसादी, ठीक है, या सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। यानी जो आर्कियन क्रम के चट्टान है वो टूट फूट के वो छोटा छोटा हो गया, और फिर उसका जब कहीं निक्षेप हुआ, निक्षेप मतलब जमा होना, अपर्दन मतलब घिसना, ठीक है, घिस के, कट के, फुट के, छट के, और फिर उसका जब कहीं निक्षेपण हुआ तब जाके इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ। ये आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? कि मुख्य धातु जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, तो ये सब यही मिलता है, ठीक है। तो भरपूर उपस्थिति पाया जाता है। धारवाड़ समूह का विस्तार प्रधान रूप से अरावली, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र, शिलोंग का पठार में देखा जाता है। अगर राज्य की बात करें तो ये कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में विकसित है। इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये प्राचीन काल की अवसादी चट्टान है जिनका कयांतरण हो चुका है। यही कारण है कि इनका दोहन सरल है, ठीक है। ये भी प्राचीन काल की चट्टान है, और अधिकांशतः जो है वो क्या है कि ये मेटामॉर्फिक हो चुका है, यानी इसका रूप बदल चुका है, ठीक है। अगर क्षेत्र की बात करें तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखिए, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पर नामकरण है, जहां इसका विशाल क्षेत्र विस्तारित है। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, तो उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। इन पत्थरों में मुख्य रूप से क्या है? सेल है, स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। इनमें खनिज कौन कौन से मिलते हैं?
तो लोहा, मैंगनीज, संगमरमर, तांबा, कोबाल्ट, रांगा, ये सब राजस्थान में मिलता है। ठीक है, और लगभग जो है 6000 मीटर तक गहरा निक्षेपण इसका मिलता है, यानी 6000 मीटर तक इसकी गहराई चली जाती है। इसका जो क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। बालू का पत्थर, ठीक है, कौन कौन पत्थर है? बालू का पत्थर, चूने का पत्थर, ठीक है, बालू का पत्थर से मूर्ति वगैरह बनता है, चूने का पत्थर से फिर बाद में संगमरमर बनता है, चूना, सीमेंट, ये सब बनता है, सीसा। पूर्वी राजस्थान में इन्हीं चट्टानों से तांबा, कोबाल्ट और रांगा प्राप्त होता है। ये पूर्व की अवसादी चट्टानें हैं जहां चूना पत्थर की प्रधानता के कारण ही इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, यानी इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। धारवाड़ की अपेक्षा ये आर्थिक दृष्टिकोण से कम महत्व है, यानी धारवाड़ में जिसमें महंगा जो धातु वगैरह पाया जाता है, जैसे सोना, तांबा, चांदी, लोहा, इसकी अपेक्षा ये जो है कम महत्वपूर्ण का है। ठीक है, चलिए अब आ गया, ये हो गया आपका कुडप्पा क्रम। अब आ जाइए विंध्यन क्रम। ठीक है, विंध्य पर्वत के आसपास के क्षेत्र के नाम से इसका नाम पड़ा है, और ये भी कुडप्पा संरचना के अवसादीकरण, यानी कुडप्पा क्रम के चट्टानों का जब टूट फूट हुआ और उसका जब एक जगह कहीं पर जमा हुआ तो उससे विंध्यन क्रम के संरचना का विकास हुआ। ठीक है, ये कोयला, लोहा, मैंगनीज जैसे धातु खनिज इसमें भरपूर पाया जाता है। गंगा के मैदान तथा दक्कन के मध्य में इसका विभाजक रेखा पाया जाता है, यानी गंगा का जो मैदान है, ठीक है, ये इसके दक्षिण में ही ये पाया जाता है। ठीक है, लगभग 4270 मीटर का गहरा निक्षेप है। क्षेत्र कहाँ है? तो बिहार के सासाराम, रोहतास क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग, तटीय भाग को छोड़कर। ठीक है, कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, अरावली के निकट का क्षेत्र। ठीक है, विंध्यन संरचना में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है जो भवन निर्माण कार्यों में ऐतिहासिक कालों में प्रयुक्त होता रहा, जैसे दिल्ली का लाल किला। ठीक है, इन्हीं विंध्यन क्रम के पत्थरों से ही इसका निर्माण हुआ। कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी का किला, आगरा का किला जैसी इमारतें जो है इसी प्रकार के पत्थर से निर्माण हुआ। किस प्रकार के? विंध्यन समूह का जो पत्थर है उससे निर्माण हुआ है, बलुआ पत्थर से। ठीक है, अब आ जाइए गोंडवाना चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कोयला और बलुआ पत्थर आता है। ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर क्रिस्टेशियस युग। अब ये कार्बोनिफेरस और क्रिस्टेशियस युग क्या है, ये अगले क्लास में इसका हम विस्तार से बताएंगे, तब आप समझ में आएंगे। लेकिन ये काल है जब जीवों का विकास हो रहा था, उस समय की काल की बात करता है। खास करके ये जो है डायनासोर से पहले का काल का है। ठीक है, गोंडवाना समूह में ही भारत के 95% कोयले का जो कोयला का खदान है वो ज़्यादातर गोंडवाना काल में ही है। ठीक है, क्षेत्र क्या है? तो झारखंड, झारखंड से अधिक कोयला निकलता है। पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कच्छ का क्षेत्र, कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान और महाराष्ट्र, ये गोंडवाना समूह के जो भी पत्थर हैं वो यहाँ पाया जाता है। और कोयला खदानों की काफ़ी ज़्यादा अधिकता है, और कोयला एक काफ़ी महत्वपूर्ण खनिज है जो आर्थिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और काफ़ी यहाँ पर इन क्षेत्रों में पैसा भी है, आर्थिक समृद्धि भी है। ठीक है, ये परतदार चट्टान है, इसमें मछलियाँ तथा रेंगने वाले जीवों का अवशेष प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि यह वह काल था जहाँ जीवन पानी में निर्मित होने लगा था, जिनमें मछलियाँ और रेंगने वाले जीव जो है, यानी फिशीज और रेप्टाइल्स जो मत्स्य वर्ग हैं और जो सरीसृप वर्ग हैं, तो उन प्रकार के जीवों को यहाँ जीवाश्म मिलते हैं। गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा नदी के बेसिन से है। ठीक है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ दामोदर बेसिन में गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। ये क्षेत्र देख लीजिए, यही है, विशेष रूप से ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ये आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका महाराष्ट्र के इधर जो है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये तेलंगाना का क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र जो है आप देखिए गोंडवाना समूह का क्षेत्र है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। अब नेक्स्ट है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप क्या है? तो बैसाल्टी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर बैसाल्टी चट्टानों के अपरदन एवं अपक्षयन से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन की क्रिया द्वारा ऊपरी क्रिस्टेशियस इयोसिन युग। अब इयोसिन युग क्या है तो इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। यह जो है
जो नवीनतम काल है उससे थोड़ा सा पहले का काल है। क्योंकि काल का इतना विभाजन है, उसको हम विस्तार से समझेंगे तभी इसको समझेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये इयोसीन युग क्या है कि इस समय लगभग जो है जीवों का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था, लेकिन मानव का विकास अभी नहीं हुआ था। मुंबई के तट पर सर्वाधिक गहरा निक्षेप है, लगभग 3000 मीटर तक। पूर्व की ओर जाने पर थोड़ा ये घटता चला जाता है। ठीक है, क्षेत्र कौन सा होगा? महाराष्ट्र, गुजरात के अतिरिक्त कर्नाटक, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, इस क्षेत्र में 6000 से लेकर 1500 मीटर, कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप भारत के आंशिक खनिज संसाधनों से संपन्न क्षेत्र में से है। ठीक है, लावा की प्रधानता के कारण यहाँ सतह पर क्या है कि काली मिट्टी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इन क्षेत्रों में काली मिट्टी ज़्यादा है, दक्कन का क्षेत्र। तो ये क्षेत्र आपको कहाँ मिलेगा? विशेषकर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, फिर गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, ये वाला जो क्षेत्र है काली मिट्टी के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि कपास की खेती, कपास और गन्ना की खेती के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये दक्कन ट्रैप इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी, मैंने विशेष करके पूरा जो है महाराष्ट्र को देखिए, पूरा महाराष्ट्र देखिए, फिर कर्नाटक का कुछ भाग, ठीक है, फिर गुजरात का कुछ भाग, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, तो ये सारा जो है दक्कन ट्रैप में आता है। ठीक है, अब आ जाइए टर्सरी समूह। ये पर्यायद्वीपीय भारत खत्म हो गया। अब उत्तर भारत की बात करें तो टर्सरी समूह में हम क्या देखते हैं कि इयोसिन से प्लियोसिन युग है ना, इयोसिन से प्लियोसिन युग, ये जो है मानव के काल से पहले का काल है। ठीक है, टिथिस सागर का संकुचन हुआ। जब टिथिस सागर जो है, यहाँ पर जो टिथिस सागर था, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत खड़ा है, तो टिथिस सागर का संकुचन हुआ, यानी धीरे धीरे वो कम हुआ, जिससे अंततः ITSZ का निर्माण हुआ। ठीक है, ITCSZ जो कन्वर्जन है, जिस पर कि हिमालय पर्वत है जो मुड़दार ऐसे बना है। ठीक है, तो उसका निर्माण हुआ। सेनोजोइक काल, ये सेनोजोइक काल क्या है कि इस समय जो है उच्च स्तनी नर बानर समूह का उद्भव होना प्रारंभ हुआ था, यानी ये भी मानव से पहले का काल है। टर्सरी युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से संपीड़न बल के द्वारा बलन यानी मुड़ने लगा। ठीक है, और इससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये कहाँ है? विशेषकर किरथर, सुलेमान, ये दोनों पाकिस्तान में है। कश्मीर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र, अराकाइनोमा क्षेत्र तथा पर्यायद्वीपीय भारत का तटीय क्षेत्र, ये सब टर्सरी समूह है। ये खास करके ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, ये जो है। ठीक है, और पर्यायद्वीपीय भारत का कुछ कुछ थोड़ा सा तटीय क्षेत्र इसको छूता है। ठीक है, भारत की वर्तमान भौगोलिक संरचना इसी युग में विकसित हुई है। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड टकरा कर एक हो गया था, हिमालय पर्वत का निर्माण हो चुका था। ठीक है, और इस समय भारत का जो अभी हम भूमि देख रहे हैं, ये पर्यायद्वीपीय भारत, ठीक है, और उत्तर का ये जो भाग है ये मिल चुका था। ठीक है, टिथिस सागर खत्म हो चुका था और हिमालय पर्वत बन चुका था। इस युग में भारत को दो भौतिक प्रदेशों, है ना, पर्यायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत प्रदान किया। यानी इस युग में दो, पहला जो है पर्यायद्वीपीय इधर का भाग जो है हो गया। ठीक है, और दूसरा जो है हिमालय, ये हिमालय। ठीक है, अभी भी ये बीच का जगह खाली था और बहुत बड़ा खड्ड था। ठीक है, उस खड्ड को भरने में ही लगभग जो है लाखों साल लगे, और उससे फिर जो है हमारा गंगा जमुना ब्रह्मपुत्रा का मैदान बना। ठीक है, टर्सरी चट्टानें बाह्य पर्यायद्वीपीय भूभाग में प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, टर्सरी चट्टान बाह्य पर्यायद्वीपीय भाग, ठीक है, यानी इसके बाहर, ठीक है, इससे इधर, ठीक है, पाया जाता है। तो ये हो गया टर्सरी। अब आ जाइए क्वाटरनेरी। क्वाटरनेरी क्या है? जो हमने बताया कि ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड और उत्तर का हिमालय भाग, ये निर्माण हो चुका था। कब? तो ये हो चुका था टर्सरी काल में। अब क्वाटरनेरी काल में क्या है कि ये जो मैदान है और तटीय प्रदेशों का निर्माण हुआ। ठीक है, ये इसका प्लीस्टोसिन युग में विकास हुआ है। प्लीस्टोसिन युग में इसका विकास हुआ। कश्मीर घाटी का विकास इसी काल में हुआ। जो कश्मीर घाटी अभी देख रहे हैं, इसी काल में विकास हुआ। क्षेत्र कहाँ है? विशेषकर गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, जो भी गंगा का डेल्टाई गंगा या डेल्टाई क्षेत्र है वो सब। पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग और तमिलनाडु का पूर्वी भाग, ये सब जो है इस काल में विकास हुआ है। क्वाटरनेरी समूह का पत्थर इसमें यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत का विशाल मैदान, जो कि उत्पत्ति भारत का हृदय स्थल है तथा सर्वाधिक जनसंख्या
यहीं पर है ना। भारत का विशाल मैदान जो कि सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हो गया क्वाटरनेरी समूह। ठीक है, अब आ जाइए कि हमने विस्तार रूप से जो 8 प्रकार के चट्टानों का समूह बताया, 6 प्रायद्वीपीय भारत और 2 उत्तरी भारत का, तो उसको हमने समझाया। ठीक है, अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा, इन चट्टानों को और थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको जो है आपको नोट भी कराता जाऊंगा। ठीक है, अभी क्या करना है, तो अभी आपको विशेष रूप से देखना है भूगोल के अंतर्गत, भूगोल आप पढ़ रहे हैं तो भूगोल के अंतर्गत जो भूगर्भिक संरचना है उसको पढ़ने के लिए, जो समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए जो पृथ्वी का कालखंड है, तो कालखंड को आपको समझ लेना है। और ये कालखंड को जब समझेंगे तो फिर जितने भी प्रकार के युग आते हैं, जैसे टर्सरी युग, ठीक है, प्लिस्टोसिन युग, होलोसिन युग, इयोसिन युग, तो उसको समझ पाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्लास भी इसी पर रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग देखिए, नोटबुक में उतारिए, भूगोल का कोई भी एक प्रमाणिक बुक या फिर एनसीईआरटी का बुक को साथ में रखिए और उसको समझिए। आपको इसमें पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और कहीं भी बाहर से किसी प्रत्यक्ष कोचिंग या टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारा यही कोशिश है कि कम समय में, संक्षेप में आपको विस्तार से जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में आता है उसको मैं बताऊं, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो भी आ जाए। ठीक है, तो आशा है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, तो इस क्लास को जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो साधनहीन विद्यार्थी हैं, उनको शेयर करना है। ठीक है, आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, आगे और कौन सी क्लास की ज़रूरत है, इसको कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।